हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का जो नोट्स होंगे वो होंगे डिविडेंड डिसीजंस टॉपिक पर। ये जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। पहले तो हम देखेंगे कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। कोई भी कंपनी हो उसके पास खुद के इतने इतने फंड्स नहीं होते कि वो सारा काम खुद ही कर ले, इसीलिए उसे एक्सटर्नल सोर्सेज से फाइनेंस को अरेंज करना पड़ता है। अब उन सोर्सेज में जो हम बाहर से अरेंज कर रहे हैं कुछ भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर या शेयर्स। अगर हमने शेयर्स को इशू किया हुआ है तो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उन्हें रिटर्न चाहिए। तो जो हम उन्हें देते हैं रिवॉर्ड, उस रिवॉर्ड को कहते हैं डिविडेंड। यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से जो पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को देती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब जो डिविडेंड हम दे रहे हैं किस बेसिस पर दे रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ का भी ध्यान रखे, उनको भी पूरा करे। साथ ही साथ हमारे इन फ्यूचर कुछ गोल्स हो सकते हैं फाइनेंस को लेकर। क्या पता हमें सर्वाइवल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए, और क्या पता एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए हमारी कोई अपॉर्चुनिटीज हमें दिख रही है, उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिए। तो अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हमने सारा ही डिविडेंड में दे दिया अगर, तो फिर हम कैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और शेयर होल्डर्स के वेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो चाहिए डिविडेंड, उन्हें उनका राइट है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न चाहिए, कुछ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट का। इसीलिए शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देना पड़ता है, साथ ही साथ हमें अपने गोल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है ताकि हम अच्छे से डिविडेंड डिसीजन ले पाएँ। अब जो डिविडेंड डिसीजन है वो वैल्यू ऑफ द फर्म को कितनी तरीके से अफेक्ट करता है, मतलब क्या उनके बीच में रिलेशन है, क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड है या नहीं है। इसकी दो अप्रोचेस मानी जाती हैं। एक तो ये कि डिविडेंड डिसीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म पर। फर्म की जो वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, या तो हम उसको इन्वेस्ट करें या उसको डिविडेंड में दें। यानी कि ये तो हो गई इररिलेवेंस अप्रोच, जिसका मतलब है कोई रिलेशन नहीं है डिविडेंड पे करने का वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ। दूसरी अप्रोच क्या है, रिलेवेंस अप्रोच, इसके अपोजिट। इसमें रिलेवेंस इररिलेवेंस में कोई रिलेशन नहीं माना जाता है, इसमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म को अफेक्ट करेगा। जो फर्म की जो वैल्यू होती है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी इंक्रीज हो रही है। तो जो हम इन दो अप्रोचेस को पढ़ेंगे, फर्स्ट क्या है, इररिलेवेंस अप्रोच। द इररिलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड बोल सकते हैं हम इसको, या तो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। इसके अंदर दो अप्रोचेस है अलग अलग। फर्स्ट क्या है, रेसिडुअल अप्रोच, एंड द सेकंड वन इज एमएम अप्रोच। दोनों अप्रोचेस बात एक ही कहेंगी कि कोई रिलेशन नहीं है, इररिलेवेंस की बात करेंगी दोनों, कि डिविडेंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पर। फर्स्ट क्या है, रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा, सरप्लस, कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा डिसीजन है, यानी कि डिविडेंड जो डिसीजन ले रहे हैं ये कोई मेन डिसीजन नहीं है। मेन डिसीजन हमारा फाइनेंसिंग का है, फाइनेंसिंग से निकल कर ही डिविडेंड आया है। कैसे, हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हमने एक सोर्स लिया है शेयर्स का, ठीक है, शेयर्स को हम अगर हम इशू करते हैं तो डिविडेंड देना पड़ता है, यानी कि डिविडेंड निकल के कहाँ से आया, फाइनेंसिंग से। मेन डिसीजन हमारा फाइनेंसिंग का है, डिविडेंड का नहीं है। ये एक रेसिडुअल डिसीजन है, यानी हमारा कंपनी का अपना डिसीजन है कि वो डिविडेंड को पे कर रही है या रिटेन कर रही है। शेयर होल्डर्स को तो अल्टीमेटली सिर्फ क्या चाहिए, हायर रेट ऑफ रिटर्न जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। अगर कंपनी को मार्केट में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, यानी कि उन्हें दिख रहा है कि बाहर इन्वेस्ट करने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, डिविडेंड को पे करेगी या नहीं, नहीं करेगी, वो अपने पास रिटेन करके रखेगी। क्यों, क्योंकि उसे हाई रिटर्न चाहिए और शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए, रिटर्न से मतलब है। दूसरी ही तरफ अगर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। सोचिए कि जब कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो क्यों ना हम डिविडेंड दे ही दें और शेयर होल्डर्स को खुश रखें। इसीलिए क्या बात निकल कर आई कि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी तो वो डिविडेंड पे नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, डिविडेंड दे के, डिविडेंड नहीं देगी, इन्वेस्ट करेगी। लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो
तो वो क्या करेगी, डिविडेंड को पे करेगी। ये रेजिडुअल अप्रोच छोटी सी है। मेन जो अप्रोच है वो है MM अप्रोच, जिसे आप MM मॉडल भी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, जिन्होंने दी थी मोदी, गलियानी एंड मिलर, इन दोनों ने दी थी 1961 में ये अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो फर्म की वैल्यू है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, कंपनी की, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी पर, कितना वो कमा रही है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डिपेंड करती है, ना कि डिविडेंड डिसीजन पर। उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी मिलर की और मोदी कल्याणी की। उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बातें कही गई है, द अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स रैशनल इन्वेस्टर्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, कोमा, रैशनल इन्वेस्टर्स, एब्सेंस ऑफ टैक्स डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, यानी कि कोई भी टैक्स का भेदभाव नहीं होएगा, किस पर, डिविडेंड इनकम पर और कैपिटल एप्रिशिएशन पर, इन दोनों पर सेम टैक्स लगेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इससे क्या निकल कर आता है, गिवन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड इट्स डिविडेंड पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा किस पर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स पर। ये थे बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। इस लैंग्वेज से निकलकर कुछ अजम्पशंस आती हैं। अजम्पशंस क्या होती है कि मानी हुई बातें, MM ने कुछ बातें हैं जो मान रखी है सिर्फ, ठीक है, ये उनका मानना था या वो मान के ये अप्रोच इन्होंने दी है, ऐसा नहीं है कि सच है। तो कुछ बातें इसी से निकल कर आई हैं, थोड़ी सी वास्ट कर दी हैं। देयर आर परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स क्या होती हैं, वो मार्केट्स जिस इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स, जितने भी फर्म्स हैं, ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, तो हर एक फर्म अपनी मर्जी से आ सकती है, अपनी मर्जी से ही जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होएगी, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इन्वेस्टर्स बिहेव रैशनली, रैशनली मतलब समझदारी से वो बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में अवेलेबल होगी बिना किसी कॉस्ट की, कोई फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होएगी। नो इन्वेस्टर्स इज लार्ज इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, कोई इन्वेस्टर अकेले में इतना काफ़ी नहीं है, इज नॉट लार्ज इनफ कि वो शेयर्स के मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर सके। देर आर नो टैक्सेस, अगर टैक्सेस होएंगे भी तो भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा, या तो टैक्सेस होएंगे ही नहीं, अगर होएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होएगी, फ्लेक्सिबल नहीं होएगी, रिजिड होएगी, यानी कि उसमें जल्दी जल्दी से चेंज हम नहीं कर सकते, एक बार बन गई तो बन गई, नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब MM ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, जो उन्होंने अप्रोच दी थी उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट थे। क्या आर्ग्यूमेंट थे कि वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज, अगर मान लो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुई भी है ना, किसके रिजल्ट से, कि हमने डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है, डिविडेंड पे कर दिया, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हुई, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुई, ठीक है। लेकिन ये कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम के बाद वापस इसने वहीं आ जाना है, कि मान लो अगर 0 से बढ़कर इसकी वेल्थ होगी 2, वापिस कुछ टाइम बाद ये ऑफसेट हो जाएगी। क्यों ऑफसेट हो जाएगी, क्योंकि हमने डिविडेंड पे कर दिया है, हमारे पास तो है नहीं पैसा, पैसे की हमें नीड आ गई, कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई, ठीक है, हम लेंगे बाहर से पैसा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जैसे कि हमने शेयर्स ले लिए, ठीक है, उससे क्या होएगा, हमारी मार्केट में हमारे जो मार्केट प्राइस है शेयर्स के वो गिर जाएंगे, उनमें डिक्लिनेशन होएगा, जिससे क्या होएगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में तो कोई चेंज ही नहीं आया, बात तो बराबर बढ़ गई, क्योंकि डिक्लाइन हो गया मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स में, उनको तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई तो वैल्यू ऑफ द फर्म कहाँ से इंक्रीज होएगी, आगे ना वही बात की बराबर है, या तो हम डिविडेंड पे करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ द फर्म पर। इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा चीज़ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है, ठीक है, उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, मार्केट में प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उसने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया, उसने दे दिया डिविडेंड, ठीक है, उसने डिविडेंड पे कर दिया। अब उसको चाहिए फाइनेंस, फाइनेंस करेगी वो बाहर से। अब बाहर से हम कैसे कर सकते हैं, या तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या फिर शेयर से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने शेयर्स इशू कर दिए, हमारे पास थे 5000 के शेयर्स, हमने 500 और कर दिए, कितने हो गए टोटल हमारे पास, 5500, ठीक है। हमने, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, हमने बाहर से लिए, बाहर से हमने कैसे लिए, शेयर्स इशू करके, जिससे हमारे पास टोटल हो गए 5500 शेयर्स। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए तो उन पे दिए जाने वाला डिविडेंड और इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा,
इंटरेस्ट अगर हमने डिबेंचर इशू किए हैं, डिविडेंड अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं। इससे क्या होएगा, हमारा जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस इंक्रीज हुए, ठीक है, इससे क्या होगा, फॉल इन अर्निंग प्राइस शेयर, हर एक शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। कैसे समझे इसको, देखो पहले थे हमारे पास 1 लाख प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स अभी भी उतने ही हैं, बस क्या होगा, शेयर ज़्यादा हो गए। पहले तो वो 5000 में बंटते थे, अब जाएंगे वो 5500 में। तो हर एक के हिस्से में कम कम प्रॉफिट आएगा, यानी कि कम कम शेयर्स आएंगे, तो इससे क्या होगा, फॉल इन अर्निंग प्राइस शेयर, हर एक शेयर का पर प्राइस जो होएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, देखो शेयर होल्डर्स ने जो गेन किया था, जो मिला था उनको डिविडेंड के फॉर्म में, वो न्यूट्रलाइज हो गया। यानी कि अगर उनके पास 1 हो गए थे, ठीक है, 0 से वो 1 पे चले गए डिविडेंड लेकर, लेकिन वापस वो 0 पर आ गए। कैसे, क्योंकि मार्केट प्राइस तो गिर गया, हमने पीछे पढ़ा कि मार्केट प्राइस गिर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 1 से वापस 0 पर आ गए। यानी कि हम चाहे डिविडेंड पे करें या कहीं इन्वेस्ट करें, बात यही आएगी बार बार घूमकर कि डिविडेंड पे करो या इन्वेस्टमेंट करो कहीं बाहर, इसका वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसको इन्होंने ऐसे बताया हुआ है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन द बिगनिंग, कि शुरू में जो मार्केट प्राइस था, फॉर एग्जांपल 100 था, ठीक है, हमने डिविडेंड पे कर दिया 25, डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ पीरियड 25, लास्ट में मार्केट प्राइस तो गिर गया ना, वो मान लेंगे हम 75, तो लास्ट में तो ये दोनों क्या हुए, 75 + 25 100 ही हो गए। यानी कि शुरू में जो प्राइस था शेयर्स का, एंड में तो वो कम ही हो गया डिविडेंड, और उसको मिला के वो शुरू वाले पैसे बन गए। यानी कुछ भी फायदा हमें नहीं हो रहा, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इफेक्ट। इससे पता चलता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्टेड नहीं होती है। कुछ फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग अगर इसे समझें, जैसे कि इसी को उन्होंने फॉर्मूले में कर दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इन द बिगनिंग को हम कह सकते हैं P0। P क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होएगा, D1, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, ये हो जाएगा P1। इसके अपॉन में है 1 + KE। KE क्या होएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या फिर इसको हम रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं। जो 0 होएगा या तो वो बिगनिंग का बताएगा, यानी पिछले साल जो चलता आ रहा है, इस साल के वो बिगनिंग में, और 1 किस लिए होएगा, एंड में, इस साल की एंड में कह सकते हैं, या फिर इस साल के करंट में जो चल रहा है, ठीक है। 0 होएगा लास्ट के लिए, 1 होएगा करंट के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। अब जो हमने ये फॉर्मूला किया था P0 का वाला, इसी से हम P1 की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखो ये P0 यहीं पर रहेगा, ठीक है, ये 1 + KE है, यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में, ठीक है। P1 = P0, 1 + KE यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया, वहाँ पर डिवाइड में था, और D1 यहाँ पर प्लस में था ना, वहाँ पर जाकर माइनस। तो उसी से इस फॉर्मूले से हमने इसको ड्राइव कर लिया है P1 को। P1 = क्या हो जाएगा, P0 मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 1 + KE जो आएगा। KE क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कई बार उसे रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन भी कह देते हैं, तो दोनों वैल्यू सेम है, माइनस D1, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला, हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले करने हैं इसके अंदर। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड क्या होएगा, सेकंड इस बात पर बेस होएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट अगर बाहर से करनी है, शेयर्स अगर हमने ज़्यादा इशू करने हैं, ठीक है, तो कितने शेयर्स इशू करें ये भी तो निकालना पड़ेगा, इसको हम बोल लेंगे M, ठीक है, जितने शेयर्स हमें इशू करने हैं उसको बोल लेंगे M। इसका फॉर्मूला ये है, M = I - E है अर्निंग, अर्निंग माइनस N × D1, N × D1, D1 हमें पता है ये डिविडेंड है, और N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स अपॉन P1। M क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जो हमें इशू करने हैं, I है इन्वेस्टमेंट, E है अर्निंग्स, N क्या है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब जो थर्ड फॉर्मूला है वो होएगा वैल्यू ऑफ द फर्म का, जो हमें निकालना है सबसे लास्ट में, सबसे क्या निकालना है, NP0, इसको हम बोल लेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म। NP0 क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म, उसका फॉर्मूला क्या है, N + M ब्रैकेट P1, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, हमें पता है P1 हमने निकाल लिया, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द बिगिनिंग एंड, ठीक है, यानी करंट ईयर का जो होएगा, माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग्स अपॉन 1 + KE, ठीक है। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले करने हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड M क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स,
एंड क्या है P0 या P0 कह सकते हैं P1 जो हमें निकालना होएगा वो देखेंगे हम। ठीक है, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले करने हैं। इन 3 फॉर्मूलेस के बेस पर हम वैल्यू ऑफ द फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिकली किसी दूसरे वीडियो में सॉल्व करके देखेंगे। अगर इस वीडियो के नोट्स हेल्पफुल हैं देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।